और आपको क्या क्या करना है। तो देखो यहाँ से वेक्टर आपका जो है मोशन इन 2 डायमेंशन में स्टार्ट होता है। तो आप सभी लोगों के पास बुक होनी चाहिए जो है। अब आप देखेंगे जो है हो गया ट्रायंगल लॉ। अब छोटे छोटे और लॉज हम लोग पढ़ लेते हैं कि ओके। अब देखो आप देखना, ओके एक छोटा सा चाहो तो आप और टॉपिक पढ़ सकते हो, हालांकि इसके पहले भी पढ़ लेते तो भी चल जाता। हेडिंग है, योर न्यू हेडिंग इज क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, योर हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। ठीक, तो यहाँ आपको मुझे ये दिखाना था कि जैसे ये कोई अपना वेक्टर ए है, ठीक है। अब मैंने किसी एक मतलब नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने सीधे इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से? 2 से। तो जो ये वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का कितना होगा? डबल होगा। डायरेक्शन नहीं बदलेगी, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स हो जाएगी। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। अभी किसी मैंने रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया। अब आप ऐसा सोचो कि ये वेक्टर ए है, मैंने इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना आप जो है, अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था। तो ये सीधे से माइनस ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने लगेगा। कितने को? माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि अगर आप इसमें किसी भी, वही बात, किसी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि आपने क्या कहा कि मैं तो भाई 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब कि इसका क्या होगा? ये कितना, कितने टाइम्स? 1.5 टाइम्स, ठीक है ना। 1.5 ऑफ वेक्टर ए बट इन अपोजिट माइनस ऑफ वेक्टर ए। मैं बोलूं कि 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये इसका कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। समझा क्या आपने? ये आपका -3 ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। ओके, ये सब बेसिक जानकारी है, आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किसी भी वेक्टर में अगर मैं क्या करता हूँ, किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उतने टाइम्स हो जाता है जिस रियल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बट इट्स डायरेक्शन इज स्टिल सेम एज दैट बिफोर, जैसे कि पहले था। पहले मतलब अगर ये इधर था तो इधर ही रहेगी, ठीक है, बस उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डायरेक्शन तभी चेंज होती जब आप उसके वेक्टर के डायरेक्शन को इन्वर्टेड कर दो, तो वहाँ क्या हो जाता है? माइनस। अब ये माइनस साइन ये बताता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या किया गया है? इन्वर्टेड। अब आपने इसी वेक्टर में -1 मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो -1.5 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1.5 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन डायरेक्शन उसकी नेगेटिव में है। फिर मैंने 3 से किया तो ये 3 हो गया, और ये जो है -3 ऑफ वेक्टर ए हो गया। ओके, ऐसा हो गया। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपने देखा है जिसमें ट्रायंगल लॉ के बारे में आपने पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट है, अब आप बताओगे कि वेक्टर्स एडिशन, ये मतलब इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो आप लोग ऐसा स्टार बना के फर्स्ट करेंगे, मतलब वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। सभी स्टूडेंट यहाँ देखो, ऐसा फर्स्ट वेक्टर एडिशन में ही चल रहा है ये। आप लिखोगे वेक्टर एडिशन
वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ कैसे? अब कैसे भी आप दो वेक्टर ले लो, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो पहले अगर मैं फर्स्ट वेक्टर को वेक्टर ए कंसीडर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया वेक्टर ए, और सेकंड को मैंने बी लिया तो ये हो गया बी। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है कि नहीं फर्स्ट केस में। और अगर मैं वेक्टर बी को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करता हूं और ए को सेकंड वेक्टर कंसीडर करता हूं तो क्या आएगा? तो देखना, ये इसमें मैंने वेक्टर ए को फर्स्ट वेक्टर और बी को सेकंड वेक्टर लिया था। अब मैं ए को फर्स्ट वेक्टर और बी को सेकंड वेक्टर लेने जा रहा हूं। तो देखा आपने, ये हो गया हमारा वेक्टर बी और ये हो गई वेक्टर ए। रिजल्टेंट ऐसा, और ये क्या आया, मतलब क्या आया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो रिजल्टेंट अब भी क्या रहा, सेम रहा, वही दोनों वेक्टर हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो आप यहां से कहोगे हेंस फ्रॉम above it is clear that क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। hence we can say that vector addition follow the commutative law। hence we can say that vector addition follow the commutative law। ठीक है, वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ओके, वेरी गुड, हो गया, ऐसा हो गया। अब जो इसके बाद वाला है वो थोड़ा बहुत अच्छा है और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप लोग नोट करेंगे, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हेडिंग होगा वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है, आप सेकंड बनाएंगे वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। Vector addition also follow the associative law। एसोसिएटिव लॉ। अब इस एसोसिएटिव के लिए हम लोग जो है दो वेक्टर बना रहे हैं। देखो, मैंने कहा कि दिस इज योर वेक्टर ए और ये बच्चों आपका कोई दूसरा वेक्टर है बी। ओके, एंड मैंने यहाँ पे एक और वेक्टर ले लिया, कैसा, कुछ तो भी, ये वेक्टर सी। आप लोग यहाँ बहुत ही केयरफुली देखना, अगर आपका ध्यान इधर नहीं है तो शायद आप इसे समझ नहीं पाओगे जो है। तो देखो, अगर मैं B को फर्स्ट वेक्टर और C को सेकंड लेता हूँ तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ऐसा होगा। अब ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इसके लिए क्या हो गया, इस वेक्टर A के हेड से, देखो इसके टेल से इसके हेड पर,
अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ये जो वेक्टर ए है इसके हेड से इस वाले का टेल कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट कहाँ से आना चाहिए? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। दिख रहा है ना आपको? तो ये जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ध्यान देना क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये रिजल्टेंट हो गया। आई बात समझ में आपको? a प्लस बी प्लस सी। देखो आपने b और c को फर्स्ट एंड सेकंड लिया तो इसका क्या हो गया, b प्लस सी। और आप ध्यान से देखो इसको कि a के हेड से b का टेल कनेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया, a है, a और सेकंड ये b प्लस सी। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी। आपका a प्लस बी प्लस सी हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। ये देखो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब जरा आप ध्यान से देखना जो है अगला, अगर मैं बोलूं कि मैंने पहले ही ये जो था, ये तो था ही था, मैंने पहले ही क्या लेता, मैं a और b को फर्स्ट और सेकंड वेक्टर लेता, तो मेरा रिजल्टेंट किधर आता, मेरा रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट, अच्छा मैं इसको डॉटेड बनाता हूँ, ये लो, तो मेरा जो रिजल्टेंट होता वो किधर आ जाता, ऐसा आ जाता है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता, वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता ना। अपना रिजल्टेंट क्या होता, a और b को मैं फर्स्ट सेकंड लेता तो a प्लस b हो जाता। अब आप देखो इस वेक्टर के हेड से c का टेल कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट आल्सो प्लॉटेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ओके, फिर भी रिजल्टेंट यहीं आई। अब ये रिजल्टेंट क्या होगा, इसके हिसाब से वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस बी, कैसे होगा, a प्लस बी और ये प्लस सी, बट दोनों ही क्या है, इक्वल है। देखो रिजल्टेंट तो यहीं आया ना दोनों बार, दोनों टाइम्स, दोनों केस में उसका रिजल्टेंट कहाँ आया, यही आया, यही पॉइंट आया, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताओगे हेंस वी कैन राइट क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी और ये प्लस सी हो गया, ऐसा हो गया जो है। तो hence we can say that vector addition follow the associative law. Hence we can say that vector addition follow the associative law. आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये डायग्राम मैंने बनाया कैसे। आपने देखा ना, ये जो यहाँ से यहाँ जो r है ये 2 बार आया और बाकी सारे वेक्टर एक बार थे, ठीक है, वन टाइम यूज हुए। ओके, और दोनों की वैल्यू, एक की a प्लस बी प्लस सी आई तो एक की a प्लस बी प्लस सी। ओके, क्लियर हो गया। हेंस वी कैन से दैट वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। हो गया। तो इस प्रकार आपने ये भी बता दिया कि वेक्टर एडिशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, ये हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, जिन स्टूडेंट ने वेक्टर्स, उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है एक और वेक्टर की स्टडी करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको जेई नीट में बराबर क्या होते हैं, यूज होते हैं। हाँ, थोड़ा आप ऐसा भी लिखते जाओ, डन, हाँ, यस सर, अंडरस्टूड, तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मेरी बात बिल्कुल 100% समझ में आ रही है। ओके। अब आप देखना, यहाँ से आप देखोगे कि इसको मैं अब आप टर्न बाय टर्न नोट करते चलो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आई बात समझ में ना। देखो, नेक्स्ट है आपका नल वेक्टर, मतलब टाइप ऑफ वेक्टर्स है, लेकिन मैं आपको बस केवल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं पर डिस्कस करेंगे, और वही लोग बस आपके जीवन में आएंगे भी, दोबारा वही लोग लौट कर आएंगे, बाकी कोई नहीं आता। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपका न्यू हेडिंग हो गया, आपकी न्यू हेडिंग हो गई नल वेक्टर। नल वेक्टर
या आर जीरो वेक्टर, नल वेक्टर आर जीरो वेक्टर, नल वेक्टर आर जीरो वेक्टर। तो आप नोट करो कि a such type of vector which has zero magnitude, which has zero magnitude but not specified direction, a such type of vector which has zero resultant vector, which has zero resultant magnitude, which has zero resultant magnitude, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो, जीरो मैग्नीट्यूड का हो, बट नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन। या आप ऐसा बोल दो कि अ सच टाइप ऑफ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, अब देखो आप, दैट इज, आपने कहा कि ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो, नल वेक्टर हो या जीरो मैग्नीट्यूड का हो, बट नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, अगर आप जनरल मेथड से पढ़ रहे होते तुरंत आप बोलते जीरो, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, लेकिन वेक्टर हमारा क्या है, अभी भी है। ये देखो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो ये हो गया जो है, यहाँ पर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो मीन्स नल वेक्टर, नल वेक्टर। ओके, क्या आ गया बच्चों, नल वेक्टर आ गया। हो गया, कर लिया नोट सबने? सबने कर लिया? Since the resultant magnitude of this vector is 0 and direction is not specified, called null vector, ओके। अब हम लोग बात करेंगे जो है, थोड़ा सा आप लिख देंगे ऐसा, प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर्स। कुछ नल वेक्टर की हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ओके, द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर आर, द main properties of null vector, null vectors are, पहला फर्स्ट, अभी ये तो आपको क्लियर हो गया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर होता है। अब मैं बोलूं कि किसी वेक्टर में अगर नल वेक्टर को ऐड कर दिया गया तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होगा, वही अपना सेम वेक्टर होगा। सेकंड, ये सब आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो समझना इस चीज को ध्यान से, है ना। आप इस बात को ध्यान से समझना। सेकंड हो जाएगा कि अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर से नल वेक्टर में मल्टीप्लाई करूं, किसी पॉजिटिव इंटीजर से नल वेक्टर में मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो अपना आ जाता है, ठीक है, ओके, तो जो
अपना आ जाता है वो क्या आ जाता है, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई नल वेक्टर। ये कितना आ जाएगा, ये फिर से नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। एंड थर्ड के बारे में देखो जरा सा, कि अगर आप देखना ध्यान से, अगर हम लोग किसी नल वेक्टर को, मतलब किसी वेक्टर ए में 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, लेकिन वेक्टर 0 नहीं हो जाएगा, मतलब वेक्टर खत्म नहीं हो रहा है। 0 से मल्टीप्लाई होने पर उसमें अब भी क्या बचेगा, नल वेक्टर बचा रहेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो क्या देखा आपने, किसी भी वेक्टर को नल वेक्टर में ऐड करेंगे तो वही वेक्टर मिलेगा, एक फर्स्ट, एंड सेकेंड किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर आपको नल वेक्टर ही मिलेगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग किसी वेक्टर में, तो वो क्या मिल जाता है, हमें नल वेक्टर मिलता है, क्योंकि वो उसके मैग्नीट्यूड को 0 कर देता है। ओके, आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसको हटा दिया जाए। आ गया ना समझ में? ये थोड़ी सी बात समझ में आई आपको? अच्छा, अभी मैं आपको एक दूसरा मतलब एक नेक्स्ट वेक्टर बताने जा रहा हूं। कौन सा? इक्वल वेक्टर। कौन सा? इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वल वेक्टर्स। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे इक्वल वेक्टर। ओके संकेत? ओके, वेरी गुड संकेत। अभी है आपका इक्वल, जैसे वो नल था ना, अब है नेक्स्ट है इक्वल। ये टाइप ऑफ वेक्टर्स चल रहा है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अभी इक्वल वेक्टर्स क्या है? ठीक है, इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। तो देखो, जब कोई दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इफ एनी टू वेक्टर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, समझ गए ना जो है, ऐसा कोई दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो, सेम हो, देन दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो आप नोट करेंगे यहाँ पे, व्हेन एनी टू वेक्टर्स having same magnitude and same direction. When any two vectors having same magnitude and same direction are called equal vectors. Equal are called equal vectors. ओके, अब देखना जरा सा कैसे, कि जैसे मैंने ये बनाया वेक्टर P, तो ये अगर कोई दूसरा वेक्टर Q है, तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम है, तभी आप ऐसा कह पाओगे कि वेक्टर P इक्वल्स टू वेक्टर Q। ठीक है, इक्वल वेक्टर ये है। जब तक उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होंगे, तब तक आप उसे इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। ओके, तो मानसी समझ में आ रहा है? संकेत, गौरव, थोड़ा ऑनलाइन वाली क्लास 1 घंटा मतलब बहुत हो जाता है ना? और ये जो ऐसा फिजिकल क्लासरूम में अगर हम लोग होते तो काफ़ी मज़ा आता जो है, क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ मैं क्या हो जाता हूँ, थोड़ा तुमसे जुड़ता तो ज़रूर हूँ, लेकिन तब तक फिर मैं वन वे हो जाता हूँ, है ना? और तुम लोग भी क्या होते हो, अब मुझसे तो दूर ही हो, केवल कमेंट्स भेज सकते हो, और या तो पढ़ लो या तो कमेंट्स भेजो, तो वो भी बहुत कम हो पाता है।
बट यू डोंट वरी, ऐसे ही करते करते कुछ हम लोग सीखेंगे, जो डाउट होगा मैं आपको क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी। तो आपने देखा ना जो है इक्वल वेक्टर्स क्या है कि व्हेन एनी टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर p इक्वल्स टू वेक्टर q। ओके, अगर मैं एक ऐसा वेक्टर लिखूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, ऐसा मान लो एग्जांपल कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, और मैंने बिल्कुल सेम एक वेक्टर b लिख दिया, इधर से मैंने v ले लिया, ठीक है, b लिया, तो आप क्या कहेंगे, ये इक्वल वेक्टर है? नहीं, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, देयरफॉर वेक्टर a इज नॉट इज इक्वल्स टू वेक्टर b। ठीक है, अगर ये लोग स्केलर होते तो इक्वल हो जाते, लेकिन वेक्टर होने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, वही तो, कौन है? गौरव। अगर केवल मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर है, तब ये कौन सा वेक्टर होगा? अनइक्वल वेक्टर्स। समझा क्या आप लोगों ने? देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो फिर ये क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब तो फिर तो अनइक्वल होना ही है। मतलब इक्वल वेक्टर की एक ही कंडीशन है, मतलब वो कौन सी? कि उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या आप सोच लो दो बातें, एक उनका मैग्नीट्यूड, दूसरा उनका डायरेक्शन, दोनों ही क्या हो? सेम हो, तभी वो लोग इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अदरवाइज वो लोग क्या हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे जो है। हो गया ऐसा? आ गया समझ में आप लोगों को? ओके, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग कल मिलते हैं और आगे सब्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।